पैटी जी, विशेष करके तो चूँकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से आपने शुरुआत की थी, तो मन में कैसे ये भाव आया कि मैं मीडिया में या पत्रकारिता में जाऊँ? क्या भाव रहा था? वैसे मैंने पत्रकारिता कोई नौकरी के लिए शुरू नहीं की। जी। जब मैं अभी कॉलेज में गया भी नहीं था, माध्यमिक शालाओं में पढ़ रहा था, तब पहली बार मैंने इंदौर के अखबार नई दुनिया में एक लेख लिखा और उस पहले ही लेख की इतनी प्रसिद्धि हुई कि मुझे लेख लिखते रहने का उत्साह हो गया। और शायद वो 1959 का साल था। जी। अब से करीब 56-57 साल पहले की बात है। तो तब से मैं लगातार लिखता रहा हूँ। और जब मैंने पीएचडी किया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसके बाद 4 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। कोई बाकायदा पत्रकार बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि तब तक मैं देश के बड़े अखबारों, पत्रिकाओं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, नई दुनिया, सब में लिखने लगा था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी पत्रकार बनने की। लेकिन हुआ ये कि नवभारत टाइम्स ने सहायक संपादक की नौकरी का विज्ञापन दिया, तो कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने आवेदन भेजे। मैंने भी 1-2 पंक्तियों का आवेदन भेज दिया। और जब एक बड़े भारी भारी लोग थे उसमें, उन विद्वानों ने मुझे चुन लिया और कहा कि आप नवभारत टाइम्स में काम करें। तो फिर मैं बाकायदा पत्रकार बन गया। लेकिन जब मैं नवभारत टाइम्स में था और बाद में पीटीआई में भी रहा, भाषा नाम की हिंदी न्यूज़ एजेंसी शुरू की, तो भी मेरा रुख हमेशा रहा कि चीज़ों की गहराई तक उतरना। पत्रकारिता में जैसे तुरंत फुरत का सतही काम होता है, जी जी। वो तो करना पड़ता है, वो नहीं करें तो फिर पत्रकारिता चल नहीं सकती। लेकिन उसके साथ साथ हमेशा हर विषय की, हर प्रश्न की गहरी खोज पड़ताल करना और नीति निर्माण के स्तर तक जाना, ये मेरी प्रवृत्ति रही। इसीलिए अब कई वर्ष हो गए मैं किसी भी पत्र के साथ या एजेंसी के साथ औपचारिक तौर से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 20 बरस से लगातार लिख रहा हूँ, रोज लिखता हूँ। जी जी जी। और रोज दर्जनों अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पत्रकारिता एक अद्भुत साधन है। इसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक आप अपने विचार पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी और आज आप दौर देख रहे हैं, काफ़ी परिवर्तन आपने देखा होगा अब तक। और कई बार जब हम देखते हैं, मीडिया जगत की ओर देखते हैं, तो कई बार ज़्यादा नकारात्मकता या नकारात्मक खबरें दिखाई देती हैं कि वो परोसी जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है यदि हमें एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है तो? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पत्रकारिता स्वस्थ होती है तो उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। लेकिन आपने ये भी ठीक कहा कि आजकल की जो पत्रकारिता है उसमें बहुत से नए तत्व आ गए हैं। जैसे अश्लीलता बढ़ती जा रही है जी। सतहीपन बढ़ता जा रहा है, अखबारों में लेखों का और संपादकियों का महत्व कम हो गया है, लोग ज्यादा जोर खबरों पर देते हैं। तो खबरें तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन विचार की गहराई तक लोग जब तक नहीं पहुंचेंगे, देश में नीति निर्माण ठीक से नहीं हो सकता है, नीतियों का आकलन ठीक से नहीं हो सकता है, और सरकार की जो जिम्मेदारी है उसका मूल्यांकन लोग ठीक से कर नहीं सकते हैं जब तक कि वे विचारों पर जोर न दें। सिर्फ समाचारों पर जोर देने से पत्रकारिता सतही हो गई है। और ये जो टीवी चैनलों की पत्रकारिता है, इसने तो पत्रकारिता को एक तीतर बटेर पत्रकारिता बना दिया है। कुछ लोगों को लाना और उनको लड़ाना और फिर बैठ के दंगल देखना, ये एंकरों का काम रह गया है। उसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि जो गंभीर लोग हैं उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया है कि टीवी देखना समय नष्ट करना है। कोई गंभीर बहस उस पर होती नहीं। बहुत कम चैनल हैं जिन पर कुछ गंभीर बहस होती है, गंभीर लोगों को बुला के, जानकार लोगों को बुलाकर उनसे अच्छी अच्छी बातें निकलवाने की कोशिश होती है। वरना तीतर बटेर की लड़ाई हो गई है ये जो दृश्य पत्रकारिता है उसकी। और जो छापे वाली पत्रकारिता है उसमें खबर ही खबर सतही हो गई है। तो ये परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकारिता लगभग निरर्थक हो गई, ऐसा नहीं है।
पत्रकारिता की बहुत सार्थकता है। आज पत्रकारिता ही नेताओं को, सरकारों को उठाती और गिराती है, जी जी, जनमत का निर्माण करती है। अब पत्रकारिता पहले से अधिक, मैं समझता हूँ कि ताकतवर हो गई है। जी 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 जी। एक बार डॉक्टर कलाम ने एक बात कही थी वैदिक जी, वो आपके ध्यान में तो अवश्य होगी ही। मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जब वो शायद इज़राइल गए थे तो उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो पिछले दिन ही वहाँ बम ब्लास्ट हुए थे, बहुत आतंकी अटैक हुए थे, लेकिन जब उन्होंने फ्रंट पेज देखा तो उसमें कुछ बहुत अच्छी खबर थी। और ये जो बम ब्लास्ट की बातें थी, जो बुरी खबरें थी, वो कहीं अंदर बहुत छोटे से कॉलम में दी हुई थी। तो उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि यदि अच्छी बातें ज़्यादा रखी जाएँ तो समाज पे इसका गहरा असर होगा। तो क्या इसकी शुरुआत समाचार लेवलों की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने बिल्कुल ठीक बिंदु को रेखांकित किया था जी कि हम लोग जो अटपटी बात है वो खबर है, जी जी जी। इस सिद्धांत पर काम करते हैं। और उसकी वजह से जो अनावश्यक, अनैतिक, गलत, गैरकानूनी काम होते हैं, अप्राकृतिक काम होते हैं, उनका तो खूब प्रचार होता है। जी जी लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, रचनात्मक काम होते हैं, प्राकृतिक काम होते हैं, समाज निर्माण के, स्वस्थ समाज के बनाने के काम होते हैं, उनकी उपेक्षा हो जाती है। जी जी तो लोगों का चित्त भी उसी तरह का बन जाता है। लोग फिर चटपटी खबरें ढूंढते हैं, मसालेदार, उसके अंदर जायकेदार कोई चीज़ें निकलें, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो समाज का सारा दृष्टिकोण विध्वंसात्मक हो जाता है। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। जी जी जी। क्या कुछ सरकारी नीतियां भी इसमें मदद कर सकती हैं? हो सकता है कि स्वतंत्रता के हनन की बात उठे, लेकिन क्या कुछ सरकारी नीतियां भी ऐसी हो सकती हैं कि इससे हम अच्छाइयों को बढ़ावा दें और समाज में एक बेहतर रूप मीडिया का देखने में आए? सरकारी नीतियां तो जो सरकारी चैनल हैं और जो सरकारी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, जी उनमें वो अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पत्रकारों को और अखबारों को, टीवी चैनलों को जी। अपना नियंत्रण खुद करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जब मानहानिजनक खबरें निकाली जाती हैं या छापी जाती हैं, जी तो उनके खिलाफ अत्यंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मानहानि को हत्या से भी बड़ा अपराध माना जाना चाहिए, जी क्योंकि हत्या तो आपने एक बार एक आदमी की कर दी, वो खत्म हो गया। लेकिन आप जिसकी मानहानि करते हैं, उसकी रोज हत्या होती है। जी जी जब तक वो जीवित रहता है तब तक रोज अपमानित होता है, समाज में, परिवार में, अपने मन में। तो मैं समझता हूँ कि यह हत्या का बहुत ही गहरा और बृहद रूप है, जी जी। मानहानि करना। इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत आवश्यक तत्व हो जाता है आज के दौर में। पीस ऑफ माइंड चैनल भी एक चैनल है जिसके थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक जी, जो एक बहुत ही सकारात्मक बातों को लेकर के समाज तक जा रहा है। इस चैनल के बारे में, पीस ऑफ माइंड चैनल के बारे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। अगर आपका चैनल बहुत सकारात्मक चीज़ें दिखाता है और उससे लोगों की रचनात्मक दृष्टि बन रही है, तो ये तो बड़ी प्रशंसा की बात है। जी शांति स्थापित हो, लोग प्रेम से रहें, संतुष्ट रहें, बेचैनी खत्म हो उनकी, जी जी उसका काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वैदिक जी, जैसे एक हमने मीडिया जगत की बात की कि किस प्रकार का थोड़ा एक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। समाज को भी आपने बहुत गहराई से देखा है, पहले भी अभी भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। और यदि हम क्राइम का ग्राफ देखें, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, इन सब चीज़ों का ग्राफ देखें तो लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। क्या निदान आप समझते हैं इनका? देखिए, इसका मूल कारण क्या है कि हम भेड़ चाल चल रहे हैं। जब से आज़ाद हुए हैं, हमने गांधी के रास्ते को छोड़ दिया है, सादगी के रास्ते को छोड़ दिया है, त्याग के रास्ते को छोड़ दिया है। ये देश त्यागवादी देश है, इसको हमने भोगवादी बना दिया है। ये जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, अमेरिका की नकल करते हैं, वो भोगवादी राष्ट्र हैं। और भोगवाद के अंदर अपने यहाँ भी भोगवाद था। अपने यहाँ जो पुराने चारवाक लोग थे, वो भोगवाद में विश्वास करते थे। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इतना ही नहीं, मद्यम मांसम मीनश्च मुद्रा मैथुनमेव च एतेस्यु पंचमकाराः मोक्षदाहि युगे युगे। तो इन सब बुराइयों को, नशा, मांसाहार, कामुकता, ये सारी चीजें अब हमारे समाज में हावी हो रही हैं। इनके विरुद्ध आप सोचिए, सिर्फ कानून से कुछ कार्रवाई कर देंगे तो असंभव है, क्योंकि कानून और राज्य की भूमिका पूरे समाज को बदलने में सिर्फ 1/4 होती है। समाज एक हिमखंड की तरह होता है, 3/4 हिस्सा नीचे रहता है। जी।
उसको बदलने का काम साधु संतों का, ये जैसे ब्रह्म कुमारी संगठन है, आर्य समाज है, सर्वोदय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और मानव कल्याण की अन्य संस्थाएं हैं, उनका काम है ये कि उस समाज का जो 3/4 अंग है, जो अंदर ही अंदर रहता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, राजनीतिक तो सारा हिस्सा दिखाई पड़ता है, बहुत प्रचार होता है उसका, जी जी, ये हिस्सा दबा सा रहता है, भूमिगत रहता है। इसको बदलने की जरूरत है, यानी अंतर मन को बदलेंगे तो बहिर्मन भी बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए देश में कोई जबरदस्त आंदोलन नहीं है। मैंने पिछले दिनों कुछ आंदोलन चलाए, जैसे जातीय जनगणना पिछली सरकार ने शुरू की थी, उसके विरोध में मैंने आवाज उठाई। उसी समय लोकपाल की आवाज भी उठी। लोकपाल आज तक अधर में लटका हुआ है, लेकिन जातीय जनगणना हमने 3 साल पहले ही खत्म करा दी। अगर जातीय जनगणना हो जाती तो देश में और संकीर्णता का जहर फैलता। तो वैदिक जी, जो ये आत्म जागृति की बात आप कर रहे हैं, या एक स्वतः ही व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा आए कि नहीं मैं इन चीज़ों से मुक्त हो जाऊं, अच्छाई की ओर चलूं, इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है 80 वर्षों से, और आप लगातार संपर्क में भी हैं इस विश्वविद्यालय के। तो विश्वविद्यालय के लिए क्या कहेंगे, इनके प्रयासों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जिस चीज़ से आंकता हूँ वो उसका आचरण जी, कि आचरण कैसा है। आप महान पंडित हैं, महान दार्शनिक हैं, और आचरण आपका बिल्कुल साधारण है, तो फायदा क्या है? मैं ये देखता हूँ कि ब्रह्म कुमारी संगठन के जो भी स्त्री पुरुष और जानकी दादी और जो दूसरी दादियाँ भी सब थी, सबसे मेरा सीधा परिचय रहा है पिछले 40-45 साल से। जी, एक बात मैं अनुभव करता हूँ कि गजब की बात है कि महिला शक्ति, ये सब महिलाएं हैं जी, जी, जिन्होंने आंदोलन चलाया, उनमें कितनी शक्ति है। आज ब्रह्मचर्य का कोई नाम नहीं लेता है। जी, जी, और मैं समझता हूँ कि ये शायद दुनिया की एकमात्र संस्था है जो ब्रह्मचर्य पर जोर देती है। विवाहित लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कितनी बड़ी बात है। जी, गांधी जी जिसको आदर्श मानते थे, और हमारे यहाँ भी ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनता, कि ब्रह्मचर्य के तरफ से देव मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और भी बहुत कुछ कहा गया है। जी, जी, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, राजा राष्ट्र की रक्षा करते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंधों का नहीं होना ही नहीं है, ब्रह्म में आचरण करना, कि ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के लोग करते हैं। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जी, जी, मांसाहार नहीं करते, शुद्ध सात्विक आहार करते हैं। आहार तो मन का निर्माण करता है। जी, यथा अन्नम तथा मनः। जी, जी, और वेशभूषा देखिए, स्वच्छ, बिल्कुल रहन सहन, बड़ी सादगी, बड़ी स्वच्छता और पवित्रता। तो मैं समझता हूँ कि यह आंदोलन ऐसा है कि इसमें कोई बहुत सिद्धांत नहीं बघारे जाते हैं, कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी इसकी नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन का आंदोलन है, प्रैक्टिकल लाइफ का आंदोलन है। जी, इसलिए ऐसे आंदोलन जितने चले देश में बहुत अच्छा है। जी, अगर इनके पीछे कोई तर्कपूर्ण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि भी हो तो वो और आनंद की बात है। क्योंकि देखिए, ऐसे आंदोलनों की एक समस्या ये रहती है कि जब तक ये दादियाँ हैं, इनकी सहयोगिनियाँ हैं, ये तपस्विनियाँ हैं, तब तक ये खूब जोरों से चल सकता है। लेकिन अगर मजबूत सिद्धांत पीछे नहीं है तो इन व्यक्तियों के अंतर्ध्यान होते ही चीज़ें कमज़ोर पड़ने लगती। जी, जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो जो एक आचरण दिखाई दे रहा है वैदिक जी इन सबके जीवन में, तो ज़रूर कुछ एक ईश्वरीय या आध्यात्मिक ज्ञान ही होगा इसके पीछे, जिसके कारण आचरण में ये परिवर्तन आया है। क्या आपको लगता है इस जीवन शैली को यदि सभी अपना लें तो समाज में जो एक अव्यवस्था, एक दुराचार की स्थिति दिखाई दे रही है, ब्रह्मचर्य की विशेष बात आपने कही, उसे अपना लिया जाए तो क्या स्थिति, परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, बेहतर हो बहुत सकती हैं? परिस्थिति बदलेगी। देखिए, ब्रह्म के अनुकूल आचरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका मतलब क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सब पर विजय प्राप्त करना, जितेंद्रिय बनना, सच्चा योगी बनना। योगी बनना क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त वृत्ति का निरोध, आपकी चित्त वृत्ति पर आपका काबू हो जाए। अगर ये हो जाए तो फिर दुनिया में अपराध क्यों होंगे, अनैतिक काम क्यों होंगे?
झगड़े क्यों होंगे? छोटे बड़े के अंदर तनाव क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जीवन एकदम सरल बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा। असंतोष क्यों होगा? तकलीफें क्यों होंगी? नहीं होगा। और मानो कुछ लोग दुष्टता करते हैं तो जो ब्रह्म में आचरण करता है उसके पास इतनी असीम शक्ति होगी कि लड़के उनको ध्वस्त कर देगा। इसलिए ये जो शक्ति है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है और स्वच्छता की शक्ति है, सादगी की शक्ति है, सात्विकता की शक्ति है, इन सब को बढ़ाने वाले हर आंदोलन के मैं साथ हूँ। जी जी, मतलब पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को, सादगी को जरूर अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। कई लोग इसका विरोध करते हुए भी दिखाई देते हैं वैदिक जी कि क्या है ये ब्रह्मचर्य, हमारे पुरखे या हमारे जो देवी देवताएं हैं ये सब भी तो गृहस्थ में रहते हुए आ रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का नाम लेना वो शायद इसे आपत्तिजनक मानते हैं या शायद कष्टप्रद मानते हैं। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो इस बात का दुख है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष संबंध का निषेध हो, वो विधिवत रूप से हो, नैतिक ढंग से हो, तो उसका बहुत स्वागत है। उसको बड़ा पवित्र आश्रम कहा गया है जी, गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब निषेध नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब है नियंत्रण। जी जी जी, ब्रह्म में आचरण करना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। जी जी, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपभोग करना लेकिन त्याग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। कार चलाना लेकिन उसमें ब्रेक भी रखना। लोग ये चाहते हैं कि बिना ब्रेक के कार चलती रहे। जी जी जी, और इसीलिए दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं। बिल्कुल, दुर्घटनाएं सारे दुनिया में, देश में इसीलिए हो रही हैं कि अपनी कार में लोग ब्रेक नहीं रखना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ब्रह्म कुमारी संप्रदाय है ये ब्रेक वाली कार है कि जब ज्यादा भीड़ हो तो ब्रेक लगा दे। तो जीवन जीने का एक सुंदर आदर्श या कला भी ये प्रस्तुत कर रहा है। वैदिक जी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही सुंदर प्रयास किया कि योग को एक विश्व पटल पे उन्होंने लाया है, लेकिन केवल योग क्या, बाहरी योग ही हम सारे संसार को सिखाएं, या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग की शिक्षा दी जा रही है, जो हमारी पुरातन शिक्षा है, क्या इस राजयोग को भी विश्व पटल पे नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, आजकल लोग योग का मतलब क्या निकालते हैं? केवल शारीरिक आसन प्राणायाम, उछल कूद, आसन प्राणायाम जी, सिर्फ इसी को योग समझते हैं। योग का ये भी आवश्यक हिस्सा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन सबसे पहला शरीर है, आद्य साधन है। लांग जाते हैं, जरूरत ही महसूस नहीं होती। जी जी जी। अब मैंने गांधी जी की तरह प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन अब 20-25 साल हो गए हैं, कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं। जी जी जी। और ये सिर्फ शारीरिक संबंधों की बात नहीं है, भोजन आदि के बारे में भी यही बात है। भोजन आदि पहले अच्छी अच्छी चीजें, बहुत बहुत चीजें खाने की इच्छा होती थी, अब यह है कि खिचड़ी मिल जाए दोनों समय तो आनंद हो जाता है। जी जी, यानी न चमे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। जी जी जी। ऐसे सारे मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। अपने आप आयु के साथ जी चीजें बदलते जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रुचियां बदलती जाना, तो ये एक सामाजिक व्यवस्था जो हमारी आश्रम व्यवस्था है वो बनी रहेगी। बापू गांधी जी का भी एक स्वप्न था वैदिक जी कि हम राम राज्य की स्थापना करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि समूचे विश्व को ही स्वर्ग तुल्य बना दें, राम राज्य बना दें, एक बेहतर संसार बना दें। आप इसे किस रूप में देखते हैं, इसे कितना संभव पाते हैं, और इसे यदि संभव बनाना है तो हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, संसार को स्वर्ग बनाना हो या रामराज्य बनाना हो, या कार्ल मार्क्स जैसा कहते थे कि एक वर्ग विहीन समाज बनाना है, या एक सर्वहारा की क्रांति करना है, ये सब बड़े टेढ़े काम हैं, आसान काम नहीं है। एक अंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। जी जी जी। सामाजिक परिस्थितियां भी बदलना चाहिए और व्यक्तिगत मनस्थिति भी बदलना चाहिए। तो क्या शुरुआत, वैदिक जी, नहीं लगता कि कम से कम हम व्यक्तिगत स्तर से तो शुरुआत कर ही सकते हैं, अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं? आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात में पूरा विश्वास करता हूँ कि पहले मनस्थिति बदलना चाहिए, परिस्थिति अपने आप बदलेगी जी। मनस्थिति और परिस्थिति दोनों के बदलने से समाज में परिवर्तन होगा जी। कई जो आध्यात्मिक लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वो समझते हैं कि आसन प्राणायाम करने से समाज बदल जाएगा, या मनस्थिति बदलने से ही समाज बदल जाएगा। नहीं जी, मनस्थिति बदलने से मनुष्य बदलता है, और उस बदली हुई मनस्थिति का प्रभाव परिस्थिति को बदलने पर
पड़ता है जी। क्योंकि परिस्थिति को बदलना ये भी तो एक विचार बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विचार की ताकत तो परमाणु बम से ज्यादा होती है। वो विचार मनस्थिति से निकलता है, मजबूत मनस्थिति। जैसे दादियों की मनस्थिति थी मजबूत। जी जी जी। मैं यहाँ आता था 40 साल पहले, ये छोटा सा माउंट आबू पे बना हुआ था। जी जी। कैसा विशाल रूप इन्होंने कर दिया, सारे विश्व में फैला दिया। जी जी। और ये सारी दादियां कोई महान पंडिता नहीं है, सब कर्मठ महिलाएं, सच्चरित्र महिलाएं। इनके अंदर देवत्व भरा हुआ है कूट कूट के। उस शक्ति का उपयोग इन्होंने किया और फैला दिया सब दूर। मनस्थिति। बिल्कुल। लेकिन परिस्थिति बदलना जो कि हमारे नेता लोग करते हैं, सरकार करती है, संविधान करता है, संसद करती है, जी जी। ये परिस्थितियों को बदलना ये भी उतना ही जरूरी है। जी जी जी। अगर मनस्थिति आपकी बदल जाए और परिस्थिति न बदले तो कोई लाभ नहीं। जी। और परिस्थिति बदलने की आप कोशिश करें और मनस्थिति आपकी हमेशा भोगवादी बनी रहे तो बदली हुई परिस्थिति का नाश होते देर नहीं लगेगी। सिर्फ दोनों को बदलना चाहिए और दोनों में संतुलन रहना चाहिए। जी। और अध्यात्म इसमें विशेष भूमिका अदा कर सकता है। जैसे आपने कहा कि दादियों की मन स्थिति ऐसी सुंदर थी तो उन्होंने सारे संसार में अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया है। वैदिक जी, चलते चलते दादी जी के साथ के आपके विशेष अनुभव और उनके लिए शुभकामनाएं आपसे चाहेंगे। दादी जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। मैं समझता हूँ 40-45 साल तो हो ही गए। उनसे जब भी मिलता हूँ आनंद की सृष्टि होती है। और हम जब प्रार्थना किया करते थे तो शरदय शतम प्रार्थना होती थी। जीवेम शरदय शतग्वम शृणुयाम शरदय शतम प्रब्रवाम शरदय शतमदीनाः श्याम शरदय शतात। तो मैं तो जानकी दादी के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि देश में लोगों की नशा मुक्ति हो, चारित्रहीनता से मुक्ति हो, अशांति से मुक्ति हो, असंतुष्टि से मुक्ति हो, शरीर सबके स्वस्थ रहें, घर स्वच्छ रहें, मन स्वच्छ रहे, तन मन दोनों स्वच्छ रहें, देश और मानवता का कल्याण हो। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैदिक जी, आप यहाँ आए और आपने सुंदर अनुभवों से हमें लाभान्वित किया है। हम ज़रूर इस पे बहुत गहराई से विचार करेंगे और निश्चित रूप से देश, दुनिया, सारे विश्व का पटल परिवर्तित होगा, सुखमय और सुखद होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आप यहाँ बारंबार आएँ, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वैदिक जी से बात करके बहुत ही गहन चिंतन की ओर हम सब उतरे हैं कि स्वयं का परिवर्तन और साथ ही समाज का परिवर्तन दोनों का ही दायित्व हमारा है। शुरुआत हम स्वयं के परिवर्तन से करें, अपनी चेतना को जागृत करने से करें। और फिर कहा जाता है ना कि यदि हम स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे तो चारों तरफ प्रकाश तो अवश्य फैलेगा ही फैलेगा। जब एक बार आनंद, जो बुद्ध जी के पट्ट शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध जी से पूछा कि भंते, जब आप चले जाएंगे तो समाज को कौन प्रकाश देगा? तब बुद्ध जी ने कहा था कि आनंद, अप दीपो भव, तुम स्वयं को प्रकाशित कर लो तो समाज स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि यहीं से हम सबको शुरुआत करने की ज़रूरत है। हम क्यों ना अपनी जिम्मेवारी उठाएं, अपने आप को प्रज्वलित करें, अपने आप को जगाएं, तो समाज में प्रकाश फैलना चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ हम दीप से दीप जलाते चलेंगे तो एक दिन जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा और सारे संसार में उजियारा फैल जाएगा। इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन कीजिएगा मित्रों। एक नए मेहमान के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।